नमस्कार। इसरो ने तो ऐसे बहुत सारे ऐसी उपलब्धियां की है जो आपने आए दिन अखबारों में सुना। भारत के विकास में इसका योगदान अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन एक ऐसी विडंबना है कि इसरो का जो 100th यानी कि सेंचुरी वाला जो मिशन था उस पर एक प्रकार से ग्रहण लग चुका है। अभी तक इसे पूर्णतः फेल्योर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रॉब्लम विकट है, अल्टरनेटिव्स ढूंढा जा रहा है। यानी मिशन कुछ ऐसा है जो 100% सक्सेसफुल भी नहीं है, न इसरो ये बात कह रहा है कि ये फेल्योर हो चुका है, लेकिन ग्रहण तो लग चुका है। मामला है, यदि मैं कहूं इसका, तो बेसिकली यह मामला जो आपको पता चलेगा वह है नाविक मिशन से संबंधित। यह भारत का एक नेविगेशन मिशन है। नाविक जैसे कि जीपीएस जिसको आप जानते हैं, वो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन कई सारी उसमें दिक्कतें हैं। अमेरिका उसे हमें सैन्य उपयोग में क्षेत्र में नहीं देता है ज़्यादा मदद। फिर उसको जो डिपार्टमेंट चलाता है अमेरिका का, वह रक्षा विभाग है उसका। तो भारत के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो भारत के लिए जरूरी था कि भारत भी अपना एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम यानी क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम को स्टेब्लिश करे, नाविक। और उसी सिलसिले में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 29 जनवरी 2025 को, यानी इसी साल। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वह अभी तक अपने जिस ऑर्बिट में जाना चाहिए था उस ऑर्बिट में नहीं जा सका। यहां पर आने से पहले जरा इस बात को भी देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 100वां मिशन था जिस पर ग्रहण लग चुका है। तो इस मामले में थोड़ा और जान लीजिए आप। वह यह है कि इसरो की स्थापना वैसे 15 अगस्त 1969 में हुई। 10 अगस्त 1979 में उसका पहला उपग्रह उसने प्रक्षेपित किया था। 10 अगस्त 1979 को, जिसका नाम था रोहिणी। और 30 दिसंबर तक, लगभग 2024 तक, उसने 99 लॉन्च कर दिए, मिशन को लॉन्च किया। और नाविक से संबंधित जो अनदर सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया, जो मैंने कहा 100वां था, उस पर ग्रहण लग चुका है। झटका लगा है इसरो को, और ये नेविगेशन मिशन को झटका है। सैटेलाइट का जो नाम था, जिस उपग्रह को छोड़ा गया था, वह था NVS-02। यह सैटेलाइट कहा जाता है कि जितना इसको थ्रस्ट चाहिए था उतना थ्रस्ट इसको नहीं मिला। थ्रस्ट का मतलब मैं कहूं पावर, उतना पावर या थ्रस्ट नहीं मिल पाया जिस ऑर्बिट में जाना था उस ऑर्बिट के लिए, और यह रुक गया एक तरह से मिशन। चिंता बढ़ चुकी है। जहां तक आपको पता ही है कि जिस ऑर्बिट में इसको जाना चाहिए था उस ऑर्बिट में यह स्थापित नहीं चुका। बहुत कोशिश की जा रही है इसरो के द्वारा। रविवार को बाकायदा कहा भी गया कि इसके पीछे हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। बाधा आ रही है। बाधा है मनचाहा ऑर्बिट नहीं प्राप्त करने में समस्या। और समस्या का मूल कारण, जैसा कि मैंने बता दिया, कि जो मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। आपको बता देते हैं कि अभी वह जो ऑर्बिट में है वह है GTO ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि एक तरह से कहा जाए जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में वह है। और इसको जाना कहाँ है? जियो सिंक्रोसिस ऑर्बिट में जाना है। और वह लगभग पृथ्वी से 323 किलोमीटर के ऊपर में होगा। वैकल्पिक रणनीति की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा था कि इस उपग्रह का जीवन काल 12 वर्ष का होगा, लेकिन चूंकि अभी अनिश्चितता बनी हुई है। यहां पर आप कहेंगे GTO और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको GEO कहा जाता है, उसमें क्या अंतर है? देखिए, जैसे GTO ये है, ये अभी इसमें रन कर रहा है, लेकिन इसको रन किसमें करना चाहिए? ये रेड वाले पाथ में। ये यहां से ये एक ट्रांसफर होते हुए, जैसे मैं कहूं आपसे, तो थोड़ा सा इसको और भी आपको जरा मैं बता दूं कि ये ऑर्बिट जो है ऐसे घूमता रहेगा और फिर ये ऑर्बिट इसको पकड़ करके इसमें आ जाएगा। ये इसमें नहीं पकड़ पा रहा। जो मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए यहां से यहां जाने के लिए, फाइनल ऑर्बिट में जाने के लिए, वो हो नहीं पा रहा। अभी भी वह ट्रांसफर ऑर्बिट में ही है।
ट्रांसफर मतलब जहां से जियो सिंक्रोनिसिस में वो जाएगा, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, मैक्सिमम थ्रस्ट उसको मिल नहीं पा रहा है, और थोड़ा सा भारत को एक झटका मिला है, इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा 29 जनवरी 2025 को इसको छोड़ा गया था। रॉकेट जो था जिसने इसको ले गया वह था GSLV Mk2, बहुत पावरफुल रॉकेट है, उससे छोड़ा गया था, उससे मतलब इसको ले जाया गया। और कहां से लॉन्च किया गया था आप बखूबी जानते हैं, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। यह 100वां मिशन था। मैं आपको बता देता हूं, यह नेविगेशन सिस्टम जो है भारत की सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक के चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं जीपीएस में भी होता है। इसे 7 सिस्टर इन दी स्पेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 7 सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। 7 में से ये दूसरा था, ठीक है, अभी शुरुआती चरण ही है, इसका मतलब ये दूसरा था जो एक तरह से मनचाहा ऑर्बिट को प्राप्त नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसका वैसे नाम जो है नाविक 1C बोला जाता है, ध्यान में रखें। और 1500 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और बहुत सटीक स्थिति को मापने के लिए, किसी चीज को सटीक स्थिति को बताने के लिए, किसी के वेग यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या, मान लो कार मूविंग है तो उसकी स्पीड क्या है, वह समय संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। नेविक को यदि कहा जाए, जिसके अंतर्गत 7 सिस्टर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से ये दूसरा था, उसका वैसे नाम कहा जाए तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है, IRNSS, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यह जीपीएस जो अमेरिका की रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि जो नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम है ग्लासनोज जैसी प्रणाली के विकल्प के रूप में भारत ने इसको तैयार किया। ग्लासनोज आपको पता ही होगा कि यह बेसिकली ग्लासनोज किसका है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मुझे बताइएगा। लेकिन वह हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, क्योंकि इसके जो इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं, इसका जो डिपार्टमेंट है, ये रक्षा विभाग करता है, इनका डिपार्टमेंट, तो कई सारे टेक्निकल चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर रक्षा क्षेत्र में हमें इसका यूज की इजाजत नहीं है। मान लेते हैं कि कोई मूवमेंट हो रही हो विदेशी सेनाओं की, तो वो हमें मुहैया नहीं कराया जाएगा। केवल नागरिक क्षेत्र में ही जीपीएस हम लोग को दिया गया है, जिसका आप यूज कर रहे हैं। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, माना जाता है कि अमेरिका का जो जीपीएस है उसकी सटीकता 20 से 30 मीटर की है, लेकिन भारत बहुत ही अच्छा ताकतवर ढंग से इसको स्टैब्लिश करना चाहता है, और माना जा रहा है कि भारत इसकी सटीकता को 5 मीटर तक प्राप्त करना चाहता है इस पूरे नेविगेशन सिस्टम के द्वारा। ये अपने आप में दुनिया में बहुत अजूबा होगा। एनवीएस जो 02 सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया था, यह बेसिकली कृषि हो, इमरजेंसी प्रतिक्रिया हो, मैनेजमेंट हो, मोबाइल डिवाइस हो, लोकेशन, इन सबको ट्रैक करने में बहुत फायदा होता यदि ये सक्सेसफुल हो जाता। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एक बात जरूर है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी, जो बैंड फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया, वो L1, L5 और S बैंड का यूज किया गया। यहां पर एक बात आप ध्यान देंगे, वह यह है कि L1 जो बैंड है वो बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जीपीएस भी L1 और L5 का यूज करता है, लेकिन L1, इसमें से भी जो L1 फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और इसी पर इस सैटेलाइट को काम करना, क्योंकि L1 की फ्रीक्वेंसी से आम जनता को बहुत आसानी हो जाती है उस चीज को इस्तेमाल करने में, क्योंकि आपने यदि किसी चीज को यूज भी किया भी और वह आम जनता के उपयोग में नहीं आ पाया सही से, तो उतना अच्छा नहीं है। तो L1 फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है L5 और S बैंड फ्रीक्वेंसी से। तो आपने इस बात को देखा कि बहुत सारी खूबियों से लैस था यह सैटेलाइट, जो भारत के नेविगेशन सिस्टम जिसको नेविक कहा जाता है उसके लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन वह अभी अधेर में है। अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, बोला जा रहा है इसरो के द्वारा कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप इस बात को भी जानें कि इसी नेविक को हम लोग IRNSS कहते हैं, और यह इस पर अभी एक प्रकार से मैं कहूं ग्रहण लग चुका है, और देखते हैं कहां तक ये GOT से जियो सिंक्रोनिसिस में जाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो आगे की बात है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।